हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैमिली लॉ सेकंड से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम दिसंबर के प्रथम सप्ताह से होंगे। मींस आप लोगों के मतलब एलएलबी सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, दैट इज़ इवन सेमेस्टर। ओके, तो आप लोग तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। जो भी वीडियोस के माध्यम से जो भी क्वेश्चंस जो भी एमसीक्यूज मिल रही हैं उनकी तैयारी अच्छे से करिए आप लोग। और राइट भी कर सकते हैं आप। और कोई भी चीज़ हो, अगर आपने पढ़ा है और उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो आप ज़रूर भूल जाएंगे। ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको रिवाइज भी करना है, ठीक है। इन वीडियोज़ को देखना भी है बार बार, ठीक है। और वीडियोज़ को नहीं देखना है बार बार तो आप राइट भी कर सकते हो एक बार करके, ठीक है। तब आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन बिना रिवाइज़ किए आपके दिमाग से हट जाएगा ये। आज तो तैयार कर लेंगे आप, लेकिन नेक्स्ट डे भूल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको तैयार करना है। आज तैयार है तो हाँ मुझे तैयार है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइएगा प्लीज़। आप लोग ज़रूर रिवाइज़ करिएगा। आज तैयार है, कल भी आपने सुबह रिवाइज़ कर लिया तो और अच्छे से तैयार हो गया, फिर इसी तरह, ठीक है। तो इसलिए आप लोग रिवाइज़ भी करते चलिए, ठीक है। जो भी पीछे की वीडियोस देखे हैं आप फैमिली लॉ सेकंड से रिलेटेड या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड से, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड से रिलेटेड वीडियो अब इधर नहीं मिलेगी, ठीक है। अब रिवाइज कराएंगे तब आपको मिलेगी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड से रिलेटेड वीडियो, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके। तो चलिए बात करते हैं हम एमसीक्यू के बारे में। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं एमसीक्यू की। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस वाद में न्यायाधीश महमूद ने यह विचार व्यक्त किया कि विक्रय संविदा से तुलना करने पर मेहर को शारीरिक संभोग के प्रतिफल स्वरूप माना जा सकता है। तो आपको याद रखना है अब्दुल कादिर बनाम मुशम्मात सलीमाबाद में। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि मेहर विवाह का एक ऐसा आवश्यक अंग है यदि विवाह के उस समय या विवाह की संविदा में इसका उल्लेख ना भी हो तो संविदा के आधार पर विधि स्वतः उसकी उपधारणा कर लेगी। और मुस्लिम विधि के किस महत्वपूर्ण ग्रंथ में ऐसी या ऐसा विचार व्यक्त किया गया। तो आपको यहाँ पर याद रखना है फतवा काजी खां में, ठीक। फतवा काजी खां में। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि सिया विधि में मेहर की कोई न्यूनतम धनराशि का प्रावधान नहीं है, परंतु अधिकतम धनराशि का प्रावधान है तथा वह निम्न में से है। तो आपको याद रखना है 500 दिरहम। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मेहर की विषय वस्तु हो सकती है? कौन मेहर की विषय वस्तु हो सकती है? तो आपको याद रखना है डी ऑप्शन सही होगा। ये सभी मतलब धनराशि भी, भूमि और इमारतें भी और
कुरान की शिक्षा भी। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु मेहर की विषय वस्तु नहीं हो सकती है। तो आपको याद रखना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी डी ऑप्शन सही होगा आपका। मतलब कि जो वस्तु में अभी अस्तित्व में ही नहीं आई हों, एक तो ये हो गया। दूसरा, जो मुसलमानों के लिए निषिद्ध हो, ठीक, दूसरा ये हो गया। और पति द्वारा की जाने वाली सेवाएं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी वस्तुएं जो है मेहर की विषय वस्तु नहीं हो सकती हैं। ठीक, तो ये सभी डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, मेहर को प्रमुख रूप से निम्नलिखित किन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि ए एवं बी दोनों, ठीक, सी ऑप्शन सही होगा। मतलब उल्लिखित या निश्चित मेहर और अनुल्लिखित या उचित मेहर। ठीक, तो इन दो मेहर में विभाजित किया जा सकता है, मतलब ए एवं बी दोनों। ठीक, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि उचित मेहर के निर्धारण के संबंध में हिदाया में इनमें से क्या वर्णित है। तो आपको याद रखना है डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। ठीक है, मतलब उचित मेहर के, उचित मेहर का मतलब ये सेकंड जो मेहर को विभाजित किया है, दो वर्गों में विभाजित किया, या दो टाइप में, निश्चित मेहर और उचित मेहर। तो उचित मेहर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा भी। तो उचित मेहर के निर्धारण के संबंध में हिदाया में इनमें से क्या वर्णित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है भाई, उचित मेहर के निर्धारण में पत्नी के निजी सौंदर्य, धन, बुद्धि पर भी विचार होना चाहिए। ओके, और पति की हैसियत उचित मेहर के निर्धारण में व्यर्थ है। ओके, और पत्नी की सामाजिक हैसियत, कुमारी, विधवा या फिर तलाकशुदा पर भी विचार होना चाहिए। समझ गए। तो यहाँ पर उचित मेहर के निर्धारण के संबंध में हिदाया में, ठीक है, इनमें से ये सारी चीज़ें वर्णित है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अदत्त मेहर एक प्रकार का ऋण है। समझ गए, परंतु आमतौर पर यह केवल असुरक्षित ऋण है। ऋण तो है, लेकिन आमतौर पर यह केवल असुरक्षित ऋण है तथा अन्य ऋणों की तुलना में इसे वरीयता प्राप्त नहीं है। ठीक, तो उपरोक्त कथन क्या पूर्णतया सत्य है या असत्य है, इसको आपको बताना है। तो आपको याद रखना है ये पूर्णतया सत्य है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि जिस विधवा के मेहर की धनराशि बकाया है उसे मुस्लिम विधि में विशेष अधिकार मेहर की मांग को लागू करने के संबंध में प्रदान किया गया है। इसे निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, संपत्ति पर काबिज बने रहने का विधवा का अधिकार। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे हम आगे। संपत्ति पर काबिज बने रहने के विधवा के अधिकार से संबंधित प्रमुख वाद है। अब उसी देखिए यहाँ जो आंसर बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, ध्यान से देख रहे होंगे आप लोग, और वही क्वेश्चन नंबर 10 बना दिया आंसर को कि संपत्ति पर काबिज बने रहने के विधवा के अधिकार से संबंधित प्रमुख वाद क्या है या प्रमुख वाद होगा आपको बताना है, तो याद रखना है इस वाद को, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर मुशम्मात मैना बीबी बनाम चौधरी वकील अहमद वाद में, ठीक है, ये वाद याद रखिएगा, ठीक है, कि ये संपत्ति पर काबिज बने रहने के विधवा के अधिकार से संबंधित प्रमुख वाद है। मुशम्मात मैना बीबी बनाम चौधरी वकील अहमद वाद। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि पति की मृत्यु से विवाह विघटन की स्थिति में इद्दत की अवधि है। तो इद्दत की अवधि क्या है आपको याद, 4 माह 10 दिन की। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एक मुस्लिम पुरुष किसी ऐसी गैर मुस्लिम स्त्री से विवाह कर सकता है जो कि, तो आपको याद रखना है किताबिया हो, ठीक है, क्या हो, किताबिया हो। बी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विशुद्ध रूप से एक सिविल संविदा है तथा यह कोई संस्कार नहीं है। उपरोक्त मत निम्नलिखित किस वाद में प्रस्तुत किया गया था। तो ये भी वाद इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है। अब्दुल कादिर बनाम मुशम्मात सलीमा न्यायमूर्ति महमूद वाद में, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है ये तीनों, ठीक है, तीनों में विभाजित किया जा सकता है, मतलब मान्य, शून्य और अनियमित, ठीक है। ये मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह को इतने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, मतलब तीनों में विभाजित किया जा सकता है। समझ गए, इनको याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पहले भी यह निषिद्ध था और अब भी इसे निंदित कार्य समझा जाता है, परंतु तुलना में अधिक बुराइयों से बचने के लिए इसकी अनुमति दे दी गई। समझ गए। तलाक के संबंध में यह कथन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है। आपको याद रखना है बेली महोदय, ओके, बेली महोदय द्वारा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, तलाक के तरीकों को मुस्लिम विधि में विभाजित किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है ए एवं बी दोनों में। समझ गए। तलाक ए सुन्नत में और तलाक ए बिद्दत में, ये तलाक के प्रकार हैं, ठीक है। इन दोनों में तलाक को विभाजित किया जा सकता है, तो आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक।
ठीक है, भूलिएगा नहीं, तलाक ए सुन्नत, तलाक ए बिद्दत। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन टाइप बदला जा सकता है भाई, कोई ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, समझ रहे हैं ना हमारी बात को। तो यहाँ पर पूछा गया तलाक के तरीकों को मुस्लिम विधि में विभाजित किया जा सकता है, तो ए एवं बी दोनों में। अगर पूछ लिया जाए इस तरह कि इनमें से भाई तलाक बिद्दत को हटाकर कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पर रख दिया जाए और तलाक सुन्नत रहे, तो इसमें क्वेश्चन ये बना दिया जाएगा कि तलाक के तरीकों में से इसमें कौन सा एक तरीका है, तो आपको सही उत्तर देना है। यहाँ पे बदल दिया गया, यहाँ पर दोनों में से किसी में नहीं, तो इसमें यहाँ पर इसको हटा दिया जाएगा, दूसरा ऑप्शन डाल दिया जाएगा। और ए एवं बी दोनों हैं, तो इसको भी हटाकर दूसरा ऑप्शन डाल दिया जाएगा, तो इसमें आपको परेशानी हो जाएगी। तो आपको इनको याद रखना है, ये तलाक के प्रकार हैं, तलाक को इन दोनों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक, तलाक सुन्नत में, तलाक बिद्दत में, तो इनको याद रखिएगा आप, समझा रहा था मैं। ठीक है, तो आप लोग इनको ध्यान दीजिएगा। कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आपके सामने रखा हो, आप उनको तैयार रखेंगे तो उससे जुड़े क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं और उनसे जुड़े क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आपको आता रहता है लेकिन आप टिक सही नहीं लगा पाते हो, हमारी बात मानते हो ना आप लोग। आप लोगों को आता तो रहता है लेकिन आपको बताए नहीं रहता है टीचर, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ साथ साथ कि जो इस तरह के ऑप्शंस मिलते हैं इनको आप तैयार रखना है आपको, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्न में से कौन तलाक ए सुन्नत का प्रकार है। देखिए आ गया ना, एक अलग तरीके से पूछा है क्वेश्चन को, तलाक ए सुन्नत से रिलेटेड है, तलाक ए सुन्नत का प्रकार है। तो तलाक ए सुन्नत का प्रकार आपको बताना है यहाँ पर एहसान एवं हसन है, समझ गए। ए ऑप्शन सही होगा। देखा यहाँ पर ए एवं बी दोनों ये सबसे कोई मतलब नहीं ना, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जो तलाक सुन्नत है उसको एहसान और हसन में बांटा गया है, समझ गए, याद रखिएगा इसको भी आप लोग। भाई पहले तलाक को दो भागों में बांटा, फिर उसके बाद तलाक के जो तलाक सुन्नत और तलाक बिद्दत हैं, तलाक सुन्नत को दो भागों में बांट दिया गया, एहसान एवं हसन। ठीक है, इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पढ़ाऊँगा, मतलब विस्तार से पढ़ाऊँगा, समझ गए, विस्तार से पढ़ाऊँगा आपको। बट ये एमसीक्यू के सारे मतलब सारे चैप्टर के एमसीक्यू हो जाएं, फिर इसके बाद मैं आपको बीच बीच में एक एक वीडियो आपको डालता रहूँगा जो थोड़ा सा विस्तार से रहेगा। ठीक है, तो आप लोग उससे अच्छे से सीखेंगे, समझ गए। लेकिन इन क्वेश्चन आंसर को आपको तैयार रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है तलाक ए बिद्दत। देखिए अब तलाक ए बिद्दत से रिलेटेड क्वेश्चन मिल रहा है, समझ गए, तो इनको ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। तलाक ए बिद्दत के परिणाम निम्नलिखित होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये सभी, डी ऑप्शन सही होगा आपका। ठीक है, तलाक ए बिद्दत के परिणाम निम्नलिखित होते हैं, याद रखना ये सारे मतलब ए बी सी में जो कहा गया है ये तलाक ए बिद्दत के परिणाम हैं। ठीक, तो इसलिए डी ऑप्शन सही हुआ ये सभी। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, विवाह बंधन समाप्त हो जाता है, तलाक ए बिद्दत के परिणाम है। पारस्परिक उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार तुरंत समाप्त हो जाता है। और सी में कहा है 3 बार दिए गए तलाक की दशा में पति उस स्त्री से पुनः विवाह नहीं कर सकता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये सारे ऑप्शंस आपको तैयार रखने हैं, ये तलाक बिद्दत के परिणाम हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि मुस्लिम विधि में विवाह विच्छेद की किस पद्धति के अंतर्गत बजाय इसके कि स्वयं वह अपनी पत्नी को तलाक देने की शक्ति को अन्य व्यक्ति में प्रत्यायोजित कर सकता है,
तो आपको याद रखना है यहाँ पर तलाक ए तफवीज पद्धति में, किसमें, तलाक ए तफवीज पद्धति में, समझ गए। ये पद्धति आपको याद रखना है, तलाक ए तफवीज पद्धति में, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग वीडियो को लाइक करिए प्लीज़। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके जैसे और भी स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनको मटेरियल नहीं मिल रहा, तो कम से कम आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट के पास पहुँचे वीडियो को। तो और चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।